हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेपीएस प्लेटफॉर्म। आई एम विनय राजपूत एंड आज मैं आपसे बायोलॉजी पे आगे चर्चा करूंगा और आगे हम लोग आज मूव करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव कार्य की। ठीक है, मैंने पिछली क्लास में आपसे मिनरल्स पे बात की, खनिज पे बात की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स, मेजर मिनरल्स की बात की, और माइनर मिनरल्स पे मैंने बात की, ट्रेस मिनरल्स जो मैंने बताया था। तो उसमें कुछ मिनरल्स बचे हुए हैं, कुछ मिनरल्स कॉपर वगैरह बचा हुआ है और मॉलिब्डेनम बचा हुआ है, सेलेनियम बचा हुआ है। वो मैं आपको एक क्लास में 20-25 मिनट का लेक्चर होगा, उसमें आपको मैं वो बना दूंगा ताकि आपका पूरा मेजर मिनरल्स कंप्लीट हो जाए। ठीक है, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको लिया था। तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव कार्य की। ठीक है, कैसे मानव की जो बॉडी है कैसे वर्क करती है, ठीक है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे और वो पोर्शन में आपको मेजर मिनरल्स जो है, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था, और माइनर मिनरल्स, तो माइनर मिनरल्स या ट्रेस मिनरल पे एक छोटी सी वीडियो आपको मिल जाएगी ताकि आपका जो मिनरल्स बचा हुआ है वो आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो वो एक वीडियो आपको मिल जाएगी। आज हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव कार्य की, इसका मतलब क्या है ये भी समझना जरूरी है। और ये जो मानव कार्य की हम लोग पढ़ेंगे, इसके अंदर में बहुत सारा हम लोग सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र कैसे काम करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र कैसे काम करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र कैसे काम करता है, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, स्किन जो आपकी होती है वो कैसे वर्क करती है, उसमें क्या क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि आपका किडनी कैसे वर्क करती है, ये हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में। तो मानव कार्य की आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मानव कार्य की, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, आई थिंक ये वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव कार्य की। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या है ये आप समझ सकते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी का मतलब है इट इज द स्टडी ऑफ वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। आपकी शरीर कैसे वर्क कर रही है उसकी कार्यकी को समझना, मानव कार्यकी को ही समझना ह्यूमन फिजियोलॉजी कहा जाता है। तो इट इज द स्टडी ऑफ वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, कैसे आपकी बॉडी काम कर रही है। ठीक है, इट इज द स्टडी ऑफ, ह्यूमन फिजियोलॉजी का मतलब क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ वर्किंग मैकेनिज्म, वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये है आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी, आपकी शरीर कैसे काम कर रहा है, उसके अंदर में कौन कौन से सिस्टम है। तो वही हम लोग स्टार्ट करेंगे पाचन तंत्र से, डाइजेस्टिव सिस्टम से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और ये याद रखिएगा, यूपीएससी हो या डिफरेंट स्टेट के पीएससी हो, अगर एमपीपीएससी की बात करूँ, यूपी पीसीएस की बात करूँ, बिहार पीसीएस की बात करूँ, आरएएस की बात करूँ, जो राजस्थान की पीएससी होती है, इनमें आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बनते रहते हैं। और अभी हम लोग जब पढ़ लेंगे बायोलॉजी तो इस पे हम लोग क्विज करेंगे, इस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, जो भी क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, और यूपीएससी में आमतौर पे इससे क्वेश्चन उतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना बहुत जरूरी है ह्यूमन फिजियोलॉजी की, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके ही बॉडी की बात की जा रही है। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात की जा रही है, कैसे आपकी बॉडी वर्क करती है, किस प्रकार से उसकी कार्य प्रणाली काम करती है, वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। ठीक है, मानव कार्यकी के नाम से जानते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी को। इसमें अगर बात करें तो हम लोग वेरियस सिस्टम, बहुत सारे तंत्र जो बॉडी के हैं उसकी बात करेंगे। तो एक छोटा छोटा सा आपको मैं कोशिका से स्टार्ट करता हूं और कैसे कैसे हम सिस्टम की स्टडी करेंगे ये आपको बताता हूं। देखिए, आपके पास सेल है, एक कोशिका होती है जो कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, जीवन की मूल इकाई है। तो ये सेल से क्या होता है, आगे चल के बहुत सारे सेल, सिमिलर टाइप ऑफ सेल जब मिलते हैं तो वो क्या होते हैं, वो टिश्यू बनाते हैं। सिमिलर टाइप ऑफ सेल जिनकी सेम ओरिजिन हो, एक ही ओरिजिन हो और सिमिलर टाइप ऑफ सेल हो, तो सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स आर फॉर्मिंग टिश्यू। ठीक है, ये टिश्यू फॉर्म करते हैं। एक प्रकार के कोशिका मिलके क्या बनाते हैं, उत्तक का निर्माण करते हैं, और फिर ये टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलके टिश्यू सिस्टम का निर्माण करते हैं, है ना। आप पढ़ेंगे टिश्यू में, टिश्यू सिस्टम में कनेक्टिव टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू है, कार्डियक टिश्यू है, ऐसे ही आप मस्कुलर टिश्यू भी पढ़ेंगे। तो ये मेनली टिश्यू के टाइप्स हैं।
उसके बाद टिश्यू सिस्टम मिलके आपका कहीं ना कहीं ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गन की बात बनाते हैं। ऑर्गन, ऑर्गन मतलब अंग जो जानते हैं, लीवर, किडनी, ये जो अंग है, वैसे बहुत सारे ऑर्गन मिलके ही ये ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं तो एक इंडिविजुअल या एक बॉडी का निर्माण हो जाता है, जो आप हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ये आपको यहां पे चलता है कहानी। अब हम लोग यहां पे ऑर्गन सिस्टम की बात कर रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम। इस ऑर्गन सिस्टम में हम लोग बहुत सारे बॉडी के जो सिस्टम है उसकी बात करेंगे। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में, वो कौन सा ऑर्गन सिस्टम हम लोग पहले पढ़ेंगे, तो डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र को हम लोग पहला पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, ठीक है। ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग कार्डियोलॉजी, जो आप जानते हो हार्ट की बारे में पढ़ेंगे। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं उसको, जिसमें हम लोग हृदय को पढ़ेंगे, हार्ट को पढ़ेंगे। उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग किडनी को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग स्किन की बात करेंगे, इंट्यूग्यूमेंट्री सिस्टम बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, प्रजनन तंत्र पढ़ेंगे। ये सारे सिस्टम हम लोग एक एक करके पढ़ते जाएंगे। तो यही ऑर्गन सिस्टम की बात कर रहा हूं। और ये सारे सिस्टम जब मिलते हैं तो एक शरीर, एक बॉडी या एक इंडिविजुअल का निर्माण होता है। वही इंडिविजुअल हम और आप हैं और बाकी जानवर हैं, ठीक है। तो ये आपको एक बेसिक आइडिया मैंने दे दिया। ऑर्गन सिस्टम, जिसमें हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टार्ट करना है, पाचन तंत्र, है ना, उसकी बात कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, एग्जाम बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, एमपीपीएससी में भी आए हुए हैं, डिफरेंट स्टेट के पीएससी में आए हुए हैं, यूपीएससी में भी। आपको बेसिकली आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए मानव कार्यकी के बारे में, ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में आपको आना चाहिए कि वर्किंग मैकेनिज्म हमारी बॉडी की कैसे है, हमारी बॉडी, हमारी शरीर किस तरह से काम करती है, ठीक है, ये आपको जानना है। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोग बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। यह हमारा पहला तंत्र स्टार्ट करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम पहला हमारा ऑर्गन सिस्टम होगा, ये डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो हम लोग जब डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ने जाते हैं तो हम एक प्रक्रिया का नाम सुनते हैं, एक प्रोसेस का नाम सुनते हैं, डाइजेशन, पाचन। तो पाचन क्या है उसकी बात करते हैं कि पाचन क्या होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, पाचन पढ़ने से पहले आप याद करें कि जो भी चीज आप खाते हैं अपनी जिंदगी में, आप रोटी खाएं, दाल खाएं, चावल खाएं, या मीट खाएं, या चिकन खाएं, अंडा खाएं, या कोई भी फ्रूट्स ले रहे हैं, फल ले रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको पढ़ाया है पिछले क्लासेस में, वही आप लेते हैं। या तो आप खाने से कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, या तो आप प्रोटीन लेते हैं, नहीं तो आप फैट लेते हैं, विटामिन्स ले रहे हैं, मिनरल्स ले रहे हैं, वही मिनरल्स जो मैंने अभी पढ़ाया है आपको। यही सारी चीजें आप खाना से आप लेते हैं, फूड के माध्यम से यही सारी चीजें आपको मिलती हैं। अब इन्हीं चीजों को बॉडी में पचाना है, डाइजेस्ट करना है। तो क्या कैसे होगा, जैसे प्रोटीन आपने लिया, अब प्रोटीन को डाइजेस्ट करके उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। प्रोटीन एक पॉलीमर है, एक बहुलक है, उसको सिंप्लीफाइड करना है, उसको सरल करना है। तो सिंप्लीफाइड करने के लिए डाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आपका प्रोटीन सिंप्लीफाइड होगा। तो प्रोटीन को सिंप्लीफाइड करके क्या बनेगा, एमिनो एसिड बनेगा। प्रोटीन सिंप्लीफाइड होके एमिनो एसिड बनेंगे। उसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट भी आप खाने में खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट को भी डाइजेस्ट करना है, उसको भी सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई होके क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट जब सिंप्लीफाई होगा तो बनेगा ग्लूकोज। ये कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म है। और यही डाइजेशन का काम है कि कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, जटिल चीजों को साधारण चीजों में कन्वर्ट कर दे। तो आपका कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, जिसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं। प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, वो है आपका एमिनो एसिड। इसी तरीके से आपका फैट है, फैट को हम लोग कन्वर्ट करेंगे फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में हम लोग फैट को कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हम लोग चीजों को, कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपलर फॉर्म में ही कन्वर्ट करते हैं। और इसी प्रक्रिया को, जिस प्रक्रिया के द्वारा
कॉम्प्लेक्स चीजें सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं, उसी प्रक्रिया को, उसी प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको लिखिए, डाइजेशन को क्या बोलते हैं? डाइजेशन इज प्रोसेस, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग पहले बात कर रहे हैं डाइजेशन। डाइजेशन इज प्रोसेस बाय विच, क्या होगा इस प्रोसेस के द्वारा? कॉम्प्लेक्स या बाय विच लार्जर मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, लार्जर मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लार्जर मॉलिक्यूल और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल, कन्वर्टेड इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल या स्मॉलर मॉलिक्यूल, कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल, स्मॉलर मॉलिक्यूल। तो आप लार्जर मॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये पॉलीमर्स हैं, लार्ज मॉलिक्यूल है। डाइजेशन के द्वारा हम इस चीज को सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रोटीन को एमिनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ये मैंने आपको पढ़ा भी दिया है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, तो ये एक बेसिक डाइजेशन का प्रोसेस है। अब अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इस सिस्टम में हम लोग क्या इंक्लूड करते हैं, इसके अंदर में क्या आता है? जब पाचन तंत्र की बात की जाती है तो हम लोग पाचन तंत्र में क्या क्या पढ़ेंगे और इसके अंदर में क्या इंक्लूड किया जाता है, तो लिखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र में हम दो चीजों को लेकर चलते हैं। एक आपके पास है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, या इसको कभी कभी गट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल ये एक है, इसको कभी कभी गट के नाम से भी जाना जाता है, गट। ठीक है ना, बट एलिमेंट्री कैनाल ज्यादा फेमस है। ठीक है, और दूसरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका पार्ट होगा वो होगा एसोसिएटेड ग्लैंड्स, एसोसिएटेड ग्लैंड्स या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। वो कौन कौन सी ग्रंथियां हैं जो डाइजेशन में अपना रोल प्ले कर रही हैं? तो एसोसिएटेड ग्लैंड्स कौन कौन से हैं या डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन है? तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है, या इसी को आप बोल सकते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स, जो डाइजेशन से एसोसिएटेड हैं, जुड़ी हुई हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो डाइजेशन में अपना रोल प्ले कर रही हैं। ठीक है, हेल्प कर रही हैं डाइजेशन में। वो कौन कौन सी ग्लैंड है, कौन कौन सी ग्रंथियां हैं? ठीक है, तो ये आपका दो भाग में हम लोग बांट के रखे हुए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को। अब एलिमेंट्री कैनाल में हम लोग क्या पढ़ते हैं? एलिमेंट्री कैनाल ये क्या इंक्लूड करता है अपने अंदर? इट इंक्लूड्स क्या इंक्लूड करता है? एलिमेंट्री कैनाल में हम लोग माउथ से स्टार्ट होते हैं, माउथ से, और फिर नीचे की ओर हम लोग मूव करेंगे। तो एलिमेंट्री कैनाल में पहला बात आएगा माउथ, आपका माउथ, मुंह, माउथ आएगा। उसके बाद ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी, ये माउथ है। और ये जो अंदर का स्पेस है, ये स्पेस जो है उसको ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी बोलते हैं। मतलब कैविटी मतलब जगह, ये जगह जो है ना मुंह में, उसी को ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी बोलते हैं। तो दूसरा होगा ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी। तो हम लोग एलिमेंट्री कैनाल में माउथ, मुंह को लेते हैं। उसके बाद ओरल कैविटी, मुंह मतलब ये पोर्शन हो गया, और ओरल कैविटी मतलब जो कैविटी स्पेस है, ये मुंह के अंदर का स्पेस, उसके अंदर में दांत वगैरह आप देख रहे हो, ओरल कैविटी में दांत है, जीभ है, ये सब उसी में है। तो ये ओरल कैविटी होता है और बक्कल कैविटी। उसके बाद आपका फेरिंग्स आता है, फेरिंग्स पढ़ाऊंगा, एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग। फेरिंग्स, फेरिंग्स आएगा, ठीक है, फेरिंग्स आएगा। और फेरिंग्स को हम लोग और भी नाम से जानते हैं, अगर अभी आप इतना ध्यान रख रहे हैं तो इतना आपके लिए सफिशिएंट है। फेरिंग्स को हम लोग थ्रोट के नाम से जानते हैं, गला के नाम से जानते हैं। जो आप बोलते हैं ना थ्रोट खराब हो गया, गला खराब हो गया, उसी को फेरिंग्स के नाम से हम लोग बायोलॉजी में जानते हैं। इसको थ्रोट भी बोल सकते हैं, थ्रोट, गला है ना, गला बोलते हैं, तो थ्रोट। ये आ गया एलिमेंट्री कैनाल में माउथ, ओरल कैविटी जो आपकी कैविटी है मुंह में, खाली जो गैप है पूरा मुंह के अंदर, और फेरिंग्स, थ्रोट। उसके बाद ईसोफेगस, जो फूड की पाइप है, गला के बाद नीचे फूड की पाइप आएगी जिसके माध्यम से फूड आपका नीचे की ओर जाएगा पेट में, तो ईसोफेगस बोलते हैं, है ना। ईसोफेगस में ओ साइलेंट है, ओ ईसोफेगस भी पढ़ते हैं, वो इंग्लिश और ब्रिटिश सिस्टम है।
और वो बात की बात है, बट आप इतना ध्यान रखेंगे ईसोफेगस ओ साइलेंट में पढ़ते हैं, ठीक है ना। ईसोफेगस, इसको फूड पाइप के भी नाम से जाना जाता है। ईसोफेगस जब फूड पाइप से आगे की ओर जाएगा तो खाना फिर स्टमक में जाएगा, तो स्टमक भी एलिमेंट्री कैनाल में इंक्लूड होता है। स्टमक, पेट, स्टमक हो गया, ये सारे एलिमेंट्री कैनाल में ही इंक्लूड होते हैं। स्टमक के बाद आपकी आंत आती है, आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, वो भी इसके अंदर में इंक्लूड होगा। स्टमक हो गया, उसके बाद लिखेंगे नीचे एक और, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत और लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये सारा आपका एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होगा। कैनाल मतलब जानते ही हो, आप जानते हो रिवर के भी कैनाल्स होते हैं, तो उसी तरीके से एक कैनाल का पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल। माउथ, ये कैविटी, ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी, उसके बाद यहाँ पे फेरिंग्स जिसको गला या थ्रोट के नाम से जानते हैं, फिर ईसोफेगस, फूड पाइप बोलते हैं, खाना इसी के माध्यम से नीचे की ओर मूव करेगा, फूड पाइप है। उसके बाद स्टमक, आपका पेट, उसके बाद छोटी आंत और बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे, इसके अंदर में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके पास है सैलिवरी ग्लैंड, जो सलाइवा बनाते हैं, लार बनाते हैं, लार ग्रंथि। उसके बाद आपके पास लीवर है, यकृत, उसके बाद आपके पास गैल ब्लैडर है, उसके बाद आपके पास पेंक्रियास है। ये सारे इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे यहां पे, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। ये है आपके पास पहला, इट इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या इंक्लूड किया जा रहा है, सैलिवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि, दूसरा लीवर आपके पास है, तीसरा गैल ब्लैडर है और चौथा पेनक्रियास। ये कहीं ना कहीं फूड को डाइजेस्ट करने में अपना एक रोल प्ले करते हैं। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में हम लोग ये सारी चीजें इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है ना। सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, पेंक्रियास, गॉल ब्लैडर, ये सारे इसके अंदर में इंक्लूड किया जाता है। तो ये आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम के दो भाग है, एलिमेंट्री कैनाल, उसके अंदर में ये सारी चीजें आएंगी, और एसोसिएटेड ग्लैंड्स और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वो कौन कौन सी है, ये सारे हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं डाइजेशन में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ये हो गया बेसिक चीजें। आगे चलते हैं, अब हम लोग एक एक करके पढ़ते जाएंगे, माउथ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक एक करके सारी चीजें पढ़ते जाएंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है हम लोगों को, बट जो भी है जितना रिक्वायर्ड है उतना हम लोग जरूर पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन कभी पूछा गया है एग्जाम के अंदर, तो किस लेवल पे क्वेश्चन पूछा गया है, वो सारी चीजें मैं आपको उतना कवर करके दूंगा, ठीक है। और बाकी मैं आपको क्वेश्चन करा के दिखाऊंगा भी कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसी लेवल पे हम लोग बात करेंगे। अदरवाइज ये तो दुनिया वैसे भी बहुत बड़ी है, इस पे तो डॉक्टरी हो जाती है, एमबीबीएस लोग कर लेते हैं, स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं एक एक अंग में स्पेशलिस्ट होते हैं, कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, कोई हेपेटोलॉजिस्ट है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी फील्ड है। बट हम लोग अपने लेवल को रिस्ट्रिक्ट करेंगे और अपना जितनी जरूरत है उतना हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे, पढ़ते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, हम लोग माउथ को उठाते हैं, मुंह, वहां से स्टार्ट करते हैं, माउथ है ना, वही मैंने लिखा था पहला, माउथ, जो आप बहुत बार सुने हुए हैं, माउथ माउथ, उसी की बात कर रहा हूं। तो माउथ है क्या, आपसे कोई पूछे कि माउथ क्या है, तो माउथ इज एन इंटीरियर मोस्ट एपर्चर, ये एक इंटीरियर मोस्ट एपर्चर है, विच इज सराउंडेड बाई 2 लिप्स, जो कि 2 लिप्स के द्वारा सराउंडेड है। तो ये लिखेंगे, माउथ इज एन इंटीरियर मोस्ट एपर्चर, माउथ is an interior most aperture which is surrounded by किस चीज से सराउंडेड है, 2 लिप, आपके ऊपर नीचे 2 लिप्स हैं, उसी से तो सराउंडेड है ना। तो माउथ इज एन इंटीरियर मोस्ट एपर्चर, एक एपर्चर है, एपर्चर क्या होता है, छिद्र, एक स्थान, खाली स्थान, ठीक है ना, एपर्चर, which is surrounded by what, by 2 lips, 2 lips से ये surrounded है, by 2 lips, 2 lips, होठ जो बोलते हैं ना, तो दोनों होठ से ये surrounded है, बाहर से ये surrounded है। ये एक ऐसा एपर्चर है, एक ऐसा खाली स्थान है जो कि 2 लिप्स से surrounded है, घिरा हुआ है, ये समझ सकते हैं। माउथ हो गया। माउथ कहाँ खुलता है, माउथ जो है ये कहाँ खुल रहा है, तो माउथ खुलता है
ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी में, जो मैंने दूसरा पॉइंट लिखा था। तो माउथ ओपन होता है, ओपन्स इनटू ओरल कैविटी एंड बक्कल कैविटी, ये इंपॉर्टेंट है। माउथ खुलता कहां है? माउथ ओपन्स इनटू ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी, ठीक है। ये माउथ ओपन होता है ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कभी कभी आपको एक चीज याद रखना, कभी टेक्निकल टर्म यूज करते हैं बक्कोफेरेंजियल कैविटी, बक्कोफेरेंजियल कैविटी, इसके अंदर में क्या आता है? इसके अंदर में बक्कल कैविटी और फेरिंग्स या थ्रोट जो मैंने बताया था, ये दोनों इंक्लूड किए जाते हैं। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बक्कोफेरेंजियल कैविटी में क्या इंक्लूड किया जाता है, तो उसके अंदर में बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी और उसके अंदर में फेरिंग्स को भी इंक्लूड किया जाता है, जिसको आप गला के नाम से, थ्रोट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बक्कोफेरेंजियल कैविटी, बक्कोफेरेंजियल कैविटी इस नाम से ऐसे लिखते हैं, बक्कोफेरेंजियल कैविटी। कैविटी मतलब एक खाली स्थान है ना, आपको पता है कैविटी। तो बक्कोफेरेंजियल कैविटी जो है, ये इसके अंदर में बक्कल कैविटी तो आता ही आता है, नाम ही से पता चल रहा है, बक्कल कैविटी इसके अंदर में आएगा जो मैंने ऊपर लिखा है, और साथ में थ्रोट, आपका गला या फेरिंग्स भी इसके अंदर में आएगा। फेरिंग्स को ही हम लोग थ्रोट के नाम से जानते हैं। तो ये बक्कोफेरेंजियल कैविटी है, बक्कल कैविटी, फेरेंजियल मतलब फेरिंग्स, आपका गला, ठीक है ना। तो ये चीजें इसके अंदर में इंक्लूड की जाती है। आगे चलते हैं। तो माउथ के बारे में आपने समझा। अब माउथ ओपन कहां हो रहा है, कहां खुल रहा है? इसी कैविटी में खुलता है। तो क्यों ना हम इस कैविटी को पढ़े, ओरल कैविटी क्या है या बक्कल कैविटी क्या है, ठीक है। तो ये आते हैं हम लोग इस कैविटी को पढ़ते हैं कि इस कैविटी में क्या है, वही कैविटी जिसके अंदर में आपका दांत है, ऊपर का तलवा है, पैलेट बोलते हैं, ये सब चीज उसी में है, ठीक है ना, बक्कल कैविटी में। तो लिखते हैं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी क्या है, इसको पढ़ते हैं, या ओरल कैविटी बोलते हैं, ओरल कैविटी ये क्या है, क्योंकि माउथ ओपन हो रहा है इसी में, ठीक है ना, इसी में खुल रहा है माउथ आपका। तो लिखते हैं बक्कल कैविटी। ओरल कैविटी में बात करेंगे तो रूफ ऑफ बक्कल कैविटी, अगर बात करें आपका जो बक्कल कैविटी है, अंदर का जो स्पेस है, उसका जो रूफ है, रूफ जैसे कि छत का रूफ होता है, रूफ जो होता है ऊपर का पार्ट, आप करके देखना ये वाला, इसको पैलेट बोलते हैं, पैलेट, रूफ जो आपके कैविटी का ऊपर वाला भाग होगा, ये इसको बोलते हैं, मैं करके बता रहा हूं बिकॉज आपको फीलिंग आ जाए, इसको बोलते हैं हम लोग पैलेट। लिखेंगे तो पहला पॉइंट होगा कि पैलेट क्या है। पैलेट, तो पैलेट क्या है? ये रूफ है, रूफ ऑफ बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी का जो रूफ होता है उसी को पैलेट बोलते हैं। पैलेट जो आपका रूफ जो होता है ऊपर की ओर, ये जो होगा वो बक्कल कैविटी का रूफ है, ठीक है। ये आपको अब पैलेट की बात आती है तो पैलेट बक्कल कैविटी का रूफ है जिस कैविटी को आप पढ़ रहे हो। तो पैलेट भी दो प्रकार के होते हैं, आप फील करेंगे, अभी साथ में फील करेंगे आप मेरे साथ कि पैलेट क्या है। पैलेट भी दो प्रकार के होते हैं, लिखेंगे पैलेट। पैलेट जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट जो हार्ड है, कठोर है, और एक होता है सॉफ्ट पैलेट। ये फील करेंगे मेरे साथ अगर जिनको नहीं पता होगा, हार्ड पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट है। अब हार्ड पैलेट की बात करना है तो ये आप फील करेंगे मेरे साथ क्या है। हार्ड पैलेट, आप हाथ अंदर डालेंगे और ये जो आगे का पार्ट है, एंटीरियर पार्ट है, ये आप छू के देखना, हार्ड होगा, और पीछे चले जाओ, पीछे वो सॉफ्ट होगा। तो हार्ड पैलेट आगे की ओर होता है, एंटीरियर होता है, और सॉफ्ट पैलेट पीछे की ओर होता है, पोस्टीरियर होता है। तो आप कुछ नहीं, ऊपर मुंह खोलो, आगे की ओर देखो, हार्ड होगा, जीभ से टच करके देखो पूरा हार्ड है, लेकिन पीछे की ओर जीभ ले जाओ, टच करके देखो, आपको सॉफ्ट सॉफ्ट लगेगा। तो जो ऊपर का रूफ है उसमें दो भाग है, आगे वाला भाग हार्ड है, कठोर है, और नीचे का जो भाग है वो सॉफ्ट है। आप जीभ से टच करके भी देख सकते हो, जीभ से टच करो, ये हार्ड होगा, अब पीछे जाके टच करो, पीछे ऊपर की ओर वो सॉफ्ट होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हार्ड पैलेट के बारे में आप लिखेंगे, हार्ड पैलेट क्या है? हार्ड पैलेट, इट इज इंटीरियर पार्ट ऑफ पैलेट, इट इज इंटीरियर पार्ट ऑफ पैलेट, या इट इज एंटीरियर पार्ट ऑफ पैलेट। एंटीरियर का मतलब आगे वाला पार्ट होता है, ठीक है। इट इज एंटीरियर पार्ट ऑफ पैलेट, इट इज एंटीरियर, आगे का पार्ट जो होता है ना उसको बोल रहे हैं, जो हार्ड है। आप जीभ से टच करके देखिए, एंटीरियर पार्ट ऑफ पैलेट,
इन एंटीरियर पार्ट, आगे का पार्ट, आपके पैलेट का आगे का पार्ट जो होता है, समझ में आ गया होगा, आप फील जरूर कीजिएगा। ऊपर का पोर्शन जो है, जीभ लगा के देखिए ऊपर, तो ये वाला आगे का जो पार्ट होगा वो हार्ड होगा, और पीछे जीभ लेके जाओगे तो पोस्टीरियर पार्ट जो होगा, पीछे का पार्ट, वो सॉफ्ट होगा पैलेट का, ठीक है ना। तो यही आपको ध्यान रखना है कि इट इज इंटीरियर पार्ट ऑफ पैलेट। क्यों हार्ड है? क्योंकि ये इट इज सपोर्टेड बाय बोन्स, ये हड्डियों के द्वारा सपोर्टेड है, इसलिए हार्ड है। इट इज सपोर्टेड बाय बोन्स, इट इज सपोर्टेड बाय बोन्स, हड्डियों से ये सपोर्टेड होती है, इसलिए हार्ड पैलेट है। सॉफ्ट पैलेट कहां होगा? पीछे की ओर। आप जब भी जीभ को पीछे की ओर ले जाओगे तो वहां पे सॉफ्ट सॉफ्ट लगेगा, वही आगे की ओर जीभ रखोगे ये तो ये हार्ड लगेगा, लेकिन पीछे की ओर ले जाओ वो सॉफ्ट लगेगा, वो सॉफ्ट पैलेट है। क्यों? इट इज पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पैलेट एंड इट इज नॉट सपोर्टेड बाय बोन्स। ये पैलेट का पीछे का भाग है और ये कोई हड्डी से सपोर्टेड नहीं है, इसलिए ये सॉफ्ट है। तो इट इज पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पैलेट, इट इज पोस्टीरियर मतलब पीछे का भाग, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पैलेट एंड इट इज नॉट सपोर्टेड बाय बोन। दूसरा पॉइंट होगा इट इज नॉट सपोर्टेड बाय बोन्स, ये हड्डियों से सपोर्टेड नहीं है, इसलिए ये सॉफ्ट है। ये हो गया पैलेट आपका, ठीक है ना। तो ये पैलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका ऊपर तलवा लोग बोलते हैं, तलवा ऊपर का पोर्शन, उसमें दो भाग है, आगे का पार्ट हार्ड है, जीभ से आप टच करके देख सकते हो, हाँ ये, और पीछे के पार्ट देखोगे वो सॉफ्ट होगा, ठीक है। क्यों है? क्योंकि एक है बोन से सपोर्टेड, एक है बोन से नहीं है सपोर्टेड, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इट इज सपोर्टेड बाय बोन्स, इट इज नॉट सपोर्टेड बाय बोन्स। आगे चलते हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको नोट कर लेना। अब आगे बात करें, रूफ ऑफ बक्कल कैविटी जो है वो पैलेट से है। रूफ ऑफ बक्कल कैविटी इज फॉर्म बाय पैलेट, और बक्कल कैविटी का जो ऊपर का भाग है, जैसे मकान है, मकान का ऊपर का भाग क्या हो गया? पैलेट हो गया, है ना। मकान का जैसे ऊपर का भाग पैलेट, मकान का नीचे का भी भाग होता है, तो वो भी ध्यान देना है। तो आपका एक कैविटी का, बक्कल कैविटी का ऊपर का भाग तो पैलेट हो गया, मकान का फ्लोर जो हो गया वो क्या हो जाएगा? रूफ क्या हो गया? रूफ पैलेट है। फ्लोर भी तो होगा नीचे का, ये यहाँ पे जीभ है आपका, टंग है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि रूफ ऑफ बक्कल कैविटी, रूफ ऑफ बक्कल कैविटी इज फॉर्म बाय पैलेट। रूफ जो है वो पैलेट के द्वारा बनता है। फ्लोर हैज टंग, फ्लोर पे आपका जीभ है, और साइड में आपकी दांत है, साइड में आपकी टीथ है। ये तीन चीज है। रूफ बन रहा है ऊपर का भाग पैलेट से, फ्लोर जो बन रहा है, फ्लोर नीचे का भाग, वहां पे जीभ है आपका, टंग है नीचे का भाग में, और साइड में आपका दांत है। यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, दांत भी पढ़ेंगे, जीभ भी पढ़ेंगे, टंग क्या है, टेस्ट बड क्या होते हैं, कितने प्रकार के टेस्ट होते हैं, ये सब पढ़ते हुए तब हम लोग डाइजेशन के प्रोसेस में भी एंट्री करेंगे, ठीक है, कि डाइजेशन की प्रक्रिया कैसे होती है। तो रूफ ऑफ बक्कल कैविटी इंक्लूड्स, रूफ ऑफ बक्कल कैविटी बनाता है पैलेट। फ्लोर की बात करें, फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी, फ्लोर मतलब नीचे का भाग, जैसे कि आप मकान में रहते हैं, फ्लोर की बात करते हैं। फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी क्या बनाता है? बक्कल कैविटी के फ्लोर में जो आपका कैविटी अंदर है, उसको पूरे को क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी। उसके रूफ में क्या है? पैलेट है, तलवा बोलते हैं। नीचे में क्या है? फ्लोर में टंग है, आपका जीभ है, ठीक है ना, तो इसको टंग बोलेंगे। और साइड में क्या है? साइड ऑफ बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के साइड में क्या है? आपकी दांत है। तो उसी कैविटी में आपका दांत है, उसी कैविटी में आपका जीभ है, वही कैविटी जो अंदर का पूरा कैविटी जगह है, और उसी कैविटी में ऊपर का तलवा है जो पैलेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। साइड ऑफ बक्कल कैविटी में टीथ होता है, दांत आपका, ठीक है। तो तीन चीज आपके पास है, ऊपर की ओर पैलेट, नीचे फ्लोर में टंग है आपका, जीभ है, और साइड में आपकी दांतें हैं, ठीक है ना। दांत जो आपका जानते हो, सब मैं पढ़ाऊंगा एक एक करके। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। अब बात आती है, आपने देख लिया कि ये तीन चीजें हैं, अब इसमें एक चीज और है, आपने ये जरूर ध्यान रखना है कि आपका जो आगे का जो पार्ट है पैलेट का, वो एंटीरियर पार्ट हार्ड होता है, और पीछे का जो पार्ट है वो सॉफ्ट होता है। जीभ के माध्यम से आप टच करके देख भी सकते हैं, ऊपर का जीभ से टच कर लेना, आगे हार्ड होगा, पीछे जब जाओगे जीभ कर जाओ, जीभ लेके पीछे की ओर वो सॉफ्ट सॉफ्ट लगेगा, ऊपर का एरिया टच करके देखना। तो ये हो गया पैलेट। अब बात आती है एक चीज, यूविला।
यूविला, उसी में आपको यूविला भी देखता है, यूविला, कंठ वगैरह लोग बोलते हैं यूविला, ठीक है ना, यूविला। यूविला क्या है, देखा होगा आपने, अंदर जाके देखो ऐसे लटका रहता है, अंदर ऐसे लटका रहता है पूरा, कंठ वगैरह कभी कभी लोग बोलते हैं, ये मुंह खोलो अंदर देखो यहाँ लटका होता है, अंदर ऐसे छोटा सा लटका हुआ है ना, यूविला बोलते हैं उसको, ठीक है। यूविला क्या है, ए मस्कुलर फ्लैप, ये मसल का एक फ्लैप है, मस्कुलर फ्लैप है जो हैंग कर रहा है फ्रॉम पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट जो आपका पीछे है वहीं से एक यूविला जो होता है, कंठ जिसको बोलते हैं कभी कभी, वो हैंग कर रहा है, ठीक है ना। तो लिखेंगे यूविला के बारे में, ए मस्कुलर फ्लैप, ए मस्कुलर, मसल का बना हुआ एक फ्लैप है, मस्कुलर फ्लैप, मस्कुलर फ्लैप हैंग, हैंग हैंग कर रहा है, हैंग, देखा होगा मुंह खोल के देखना, हैंग तो करता है ना ऊपर, जीभ के पीछे वाला पार्ट में देखना ऐसे ऐसे हैंग करता है, छोटा सा होता है ऐसे हैंग करता है, वो एक मस्कुलर फ्लैप है। हैंग, हैंजेस फ्रॉम, कहां से हैंग कर रहा है, हैंजेस फ्रॉम पोस्टीरियर पार्ट, पीछे का पार्ट, सॉफ्ट पैलेट के पीछे का पार्ट से, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सॉफ्ट पैलेट, वहां से ये यूविला जो है वो हैंग कर रहा है, ठीक है ना। और इसका काम क्या है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है, यही आपको समझना है, यही आपको समझना है इसका काम क्या है। तो यूविला जो आप जानते हो, ये इसका काम ये है कि ये प्रिवेंट करता है, ये रोकता है एंट्री ऑफ फूड, जो भी आप खाना खा रहे हैं, ये एंट्री ऑफ फूड फ्रॉम ओरल कैविटी टू नेसल कैविटी। खाना जो अभी खाते हैं, तो ये जो खाना आपने खाया, वो खाना ऊपर की ओर ना चला जाए, नेजल कैविटी की ओर ना चला जाए, उधर जाने से रोकता है। तो जब आपने खाना खाया, जब आपने खाना खाया तो खाना आ रही है ऐसे, ये मुंह है इधर से मुंह है, तो खाना आया अंदर की ओर, खाना अंदर की ओर गया और ये ऐसे लटका हुआ है, तो ये क्या करता है, खाने को ऊपर जाने से, नेजल कैविटी में जाने से रोकता है। तो ऐसे ये बंद कर लेगा, यूविला ऐसे लटका हुआ है, कंठ जिसको बोलते हैं, वो ऐसे की ओर ऊपर उठ जाएगा, तो खाना ऊपर की ओर नहीं जाएगा, नेसल कैविटी में नहीं जाएगा, खाना फूड कैविटी में जाएगा, जो आपका खाना का जो कैविटी है, फूड कैविटी में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इट प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ फूड फ्रॉम ओरल कैविटी टू नेजल कैविटी, नेजल कैविटी में जाने से रोकता है, यूविला का ये काम है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये एक फ्लेसी लोब, ऐसा ही बोल सकते हो, मस्कुलर फ्लैप या फ्लेसी लोब है, ये फ्लेसी लोब भी बोल सकते हो, फ्लेसी लोब, ठीक है ना। आप सब लोग इसको जानते हैं, इसका काम क्या मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इट क्लोजेस इंटरनल नॉस्ट्रिल, जब आप खाना स्वेलो करते हैं, एक तरीके से और समझ ले, जब आप खाना निगलते हैं तो ये इंटरनल नॉस्ट्रिल को क्लोज कर देता है ऐसे, तो खाना ऊपर की ओर नहीं जाएगा, आपके इंटरनल नॉस्ट्रिल में नहीं जाएगा, नेजल कैविटी में नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो ये सीधा खाना कहाँ जाएगा, सीधे नीचे की ओर आ जाएगा, खाना ऐसे आया, मुंह से अंदर जा रहा है खाना, ऐसे आएगा और सीधे नीचे जाएगा, खाना ऊपर नहीं जाना चाहिए, नेजल कैविटी में नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना, उसको रोकता है, यही ऐसे रहता है, ये ऐसे की ओर बंद हो जाएगा ये। तो ये लिखेंगे, इट प्रिवेंट्स, ये क्या करता है, it prevents entry of food from, कहां से, entry of food from, it prevents entry of food from oral cavity to nasal cavity, oral cavity से nasal cavity में खाना ना जा पाए, उसी को रोकता है ये, from oral cavity to nasal cavity, या इसको इंटरनल नॉस्ट्रिल भी बोलते हैं, इंटरनल नॉस्ट्रिल। थोड़ा समझ में नहीं आएगा इंटरनल नॉस्ट्रिल, आपकी नॉस्ट्रिल एक नाक है, ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है, यहां से हवा अंदर की ओर जाता है, ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है। उसी तरीके से अंदर की ओर इंटरनल नॉस्ट्रिल होता है, उसमें खाना नहीं जाना चाहिए, तो यही आपका जो यूविला है ऐसे की ओर बंद हो जाता है, तो खाना ऊपर की ओर नहीं जाएगा, खाना सीधे नीचे की ओर जाएगा, फूड पाइप से होते हुए, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, फूड पाइप की ओर जाएगा खाना, कहने का मतलब ये है। इट प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ फूड फ्रॉम ओरल कैविटी टू नेजल कैविटी, इंटरनल नॉस्ट्रिल, ये आपको ध्यान रखना है। इट क्लोजेस इंटरनल नॉस्ट्रिल ड्यूरिंग स्वेलिंग, ऐसे भी बोल सकते हो कि जब खाना स्वेलो कर रहे हो, निगल रहे हो अंदर की ओर, तो इंटरनल नॉस्ट्रिल में खाना ना जाए। इट प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ फूड या इट क्लोजेस इंटरनल नॉस्ट्रिल, लिखेंगे, इसी को एक तरीके से लिख सकते हैं, और इट क्लोजेस, क्लोज करता है, क्लोजेस इंटरनल नॉस्ट्रिल, इंटरनल नॉस्ट्रिल
कब? जब आप खाना निगल रहे होंगे, इंटरनल नॉस्ट्रल ड्यूरिंग स्वेलिंग, स्वेलो जब कर रहे हैं। तो ये सीधा लटका रहता है, अंदर आप देखना लटका हुआ है यूबुला, वो ऐसे क्लोज हो जाएगा। तो खाना जब आया है तो नीचे की ओर जाएगा, ऊपर की ओर नहीं जाएगा, सीधा ऐसे आएगा, खाना नीचे की ओर जाएगा, ऊपर की ओर नहीं चलना चाहिए, ऊपर की ओर नहीं जाना चाहिए। वो इंटरनल नॉस्ट्रिल होता है जिसमें खाना नहीं जाना चाहिए। तो ये है यूबुला, एक मस्कुलर फ्लैप है या फ्लेसी लोब है जो हैंग करता है, लटका हुआ रहता है फ्रॉम पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सॉफ्ट पैलेट। आपका सॉफ्ट पैलेट पीछे की ओर है, उसी से लटका हुआ है। और ये क्या करता है? खाने की एंट्री को रोकता है, ओरल कैविटी से नेजल कैविटी में नहीं जाने देता है, या नेजल कैविटी मतलब इंटरनल नॉस्ट्रिल में नहीं जाने देता है, इंटरनल नॉस्ट्रिल को क्लोज कर देता है। जब आप खाना निगलते हैं ऐसे इंटरनल नॉस्ट्रिल ऊपर की ओर है, ऐसे क्लोज कर देगा उसको, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये है यूबुला, क्लोज कर देगा ऐसे। तो ये आपका पता चल गया यूबुला क्या है। ये सब फील करके देख सकते हो आप, फील इन द सेंस कि यूबुला तो आपको पता है, पीछे की ओर छोटा सा फ्लैप लटका हुआ रहता है। आगे चलते हैं, आगे आपको यूबुला समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो ये आपके पास दो चीजें हो चुकी हैं, ठीक है ना। तो बक्कोफेरेंजियल कैविटी की मैंने इतने देर से बात की आपसे, बक्कोफेरेंजियल कैविटी, ठीक है ना, जो मैंने शुरुआत में बताया था, बक्कोफेरेंजियल कैविटी, बक्कोफेरेंजियल कैविटी। ये बक्कोफेरेंजियल कैविटी में मैंने बताया था कि बक्कल कैविटी है, याद है, मैंने बताया था इसमें दो चीज आती हैं, बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी, और एक फेरिंग्स आता है, फेरिंग जिसको थ्रोट के नाम से जानते हैं, गला के नाम से जानते हैं। ये दो चीजें बक्कल फेरेंजियल कैविटी में होती है। और मैंने बक्कल कैविटी की बात आपसे कर ली। बक्कल कैविटी में क्या है, जैसे बताइए, आपका जो रूफ है बक्कल कैविटी का, छत, उस किस चीज से बना है? वो पैलेट से बना है, ठीक है ना, पैलेट, ठीक है। और उसके बाद जो फ्लोर है आपका बक्कल कैविटी का, वो उसमें वहां पे क्या है? आपका जीभ है, टंग, और जो साइड है वहां पे आपका दांत है, टीथ है। ये आप फील करके देख सकते हैं, आपके फ्लोर पे टंग है, ऊपर की ओर पैलेट है, और साइड में आपकी दांत है, ठीक है ना। ये आपका बना हुआ है, साइड्स में आपका दांत है, और बाकी फेरिंग्स जिसको थ्रोट के नाम से, गला के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने पढ़ लिया। मतलब इसमें अभी टंग पढ़ना है, टीथ पढ़ना है, पैलेट मैंने पढ़ाया आपको, और यूबुला की बात मैंने की, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। बक्कोफेरेंजियल कैविटी में ही बक्कल कैविटी और फेरिंग्स दोनों आते हैं। आगे चलते हैं। तो ये आपने समझ लिया। आगे हम लोगों को पढ़ना है, यूबुला तक हो चुका है, अब हम लोग पढ़ेंगे सीधा अब टंग की बात करते हैं। डेफिनेटली अब टंग का ही नंबर आएगा, तो टंग पढ़ते हैं कि टंग है क्या, ठीक है। आइए, आपकी जीभ जो है वो है क्या, उसके बारे में बेसिक स्टडी करते हैं। टंग, जीभ। तो ये टंग की जब भी बात आती है तो ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, यूनान शब्द है, यूनानी शब्द है ये, ग्रीक वर्ड लिंगुआ, इस शब्द से ये टंग को लिया गया है, लिंगुआ, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये एक एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है, एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है। टंग क्या है? इट इज एक एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है, ये आपको ध्यान रखना है। इट इज एन एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, इट इज एन एसेसरी, ये भी एक डाइजेस्टिव ऑर्गन ही है, सलाइवा वगैरह आपको पता है। तो इट इज एन एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन कंपोज्ड ऑफ स्केलेटल मसल, ये स्केलेटल मसल से कंपोज्ड होता है। स्केलेटल मसल वो मसल होती हैं जो हड्डियों के साथ जुड़ी होती है, इतना तो पता होगा आपको, नहीं तो हम लोग पढ़ेंगे मसल में। तो इट इज एन एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन कंपोज्ड ऑफ स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल, ठीक है। और स्केलेटल मसल वो मसल होती है जो कि बोन्स के साथ जुड़ी होती है, हड्डियों के साथ जुड़ी होती है। और स्केलेटल मसल वो मसल होती हैं जो वॉलंटरी होती है, वॉलंटरी होती है मतलब आप अपने इच्छा के अनुसार इसको काम करवा सकते हो। तो आप करते हो ना, जीभ को ऊपर नीचे ऐसे निकालना, ये करना, आप अपनी इच्छा से करते हो। तो स्केलेटल मसल का काम ही है, वो वॉलंटरी होता है, आपके इच्छा के अनुसार आप काम कर सकते हो। तो आप जीभ को ऊपर नीचे कर ही लेते हो, जीभ निकाल भी लेते हो, तो यही है स्केलेटल मसल।
जो कि वॉलेंट्री मसल होती हैं। तो ये लिखते जाएंगे। आगे दूसरा पॉइंट इसमें, टंग इज मस्कुलर स्ट्रक्चर। टंग एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मसल का बना हुआ है, फाउंड इन बक्कल कैविटी, जो कि बक्कल कैविटी के कहां पे है, फ्लोर पे है। तो टंग इज मस्कुलर स्ट्रक्चर, मसल का बना हुआ है। और कौन सा है, स्केलेटल। मैंने पहले ही बता दिया, स्केलेटल मसल वो होती है जो कि कनेक्टेड विथ बोन्स, बोन्स के साथ जुड़ी होती हैं। और ये मसल्स वॉलेंट्री होती है, आपके इच्छा के अनुसार आप काम करवा सकते हैं। जीभ को आप निकाल लेते हैं, फोल्ड कर लेते हैं, जो भी है अपनी इच्छा के अनुसार कर लेते हैं आप। तो टंग इज मस्कुलर स्ट्रक्चर फाउंड इन बक्कल कैविटी, सीधा मैंने पढ़ा भी दिया है, फाउंड इन बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के आपके फ्लोर पे ये मिलेगा, मैंने बताया आपको। टंग इज मेड अप ऑफ वॉलेंट्री मसल, जो कि स्केलेटल मसल ही होते हैं। तो ये भी लिख लो, इसी पॉइंट पे यहां भी लिख सकते हो, स्केलेटल मसल मतलब वॉलेंट्री मसल। तो टंग किसी से बना हुआ है, टंग इज मेड अप ऑफ वॉलेंट्री मसल। वॉलेंट्री मसल मतलब स्केलेटल मसल, जो कि आप अपने इच्छा के अनुसार इससे काम कर सकते हैं, काम करवा सकते हैं। जीभ को आप बाहर निकाल लेते हैं, फोल्ड कर लेते हैं, ऐसे ऐसे मूव कर ले रहे हैं, अपनी इच्छा के अनुसार कर रहे हैं। तो वो स्केलेटल मसल का ही काम है, उसी को वॉलेंट्री मसल भी बोलते हैं। आपके वॉलेंट्री कंट्रोल में ये है मसल, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इच्छा के अनुसार काम करा सकते हैं आप इससे, ये हो गया। अब उसके बाद आगे चलते हैं। टंग के ऊपर आपको ध्यान रखना है कि टंग जो है स्मॉल प्रोजेक्शंस, कुछ टंग के ऊपर कुछ प्रोजेक्शन मिलता है, स्मॉल, टंग के ऊपर कुछ स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है ना। तो स्मॉल प्रोजेक्शंस आर फाउंड, स्मॉल प्रोजेक्शंस आर फाउंड ओवर टंग। टंग के ऊपर स्मॉल प्रोजेक्शन मिलते हैं, उन प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं, स्मॉल प्रोजेक्शंस आर फाउंड ओवर टंग, उसी को हम लोग पैपिले बोलते हैं। जो भी टंग के ऊपर प्रोजेक्शंस है, खुरदरापन टंग पे होता है ना, आपके जीभ में खुरदरापन कम होगा, आप अपने कुत्ते के जीभ से अपना हाथ चटवाना, खुरदुरा लगेगा। गाय वगैरह जब हाथ चाटती हैं तो खुरदुरा लगेगा। और खुरदुरा देखना है तो आप जाके थोड़ा शेर वगैरह से हाथ चटवा लेना, बाघ वगैरह से चटवा लेना। तो हाथ जब चाटेगा ना, वो कोई भी शरीर का कोई भी पार्ट चाटे, आपको बहुत खुरदुरा लगेगा। वो प्रोजेक्शंस उसके जीभ के ऊपर होते हैं, उसको हम लोग पैपिले के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो टंग इज मेड अप ऑफ वॉलेंट्री मसल, स्मॉल प्रोजेक्शंस आर फाउंड ओवर टंग्स, स्मॉल प्रोजेक्शंस आर फाउंड ओवर टंग्स कॉल्ड पैपिले। इसको क्या बोलते हैं, पैपिले, पैपिले, ठीक है ना। ये पैपिलो को फील करना है, बस कुछ नहीं। आपके पास कुत्ता उत्ता है, बिल्ली उल्ली है, वो आपको चाटेगी, जितना खुरदुरापन लगेगा वही पैपिले हैं जीभ के ऊपर। और ज्यादा पैपिले डेवलप होते हैं कैट फैमिली जो होती हैं, जैसे कि आपके पास टाइगर है, लायन है, लेपर्ड है, तेंदुआ वगैरह। वो अगर जीभ से चाट दे तो आप चाट के आपके मसल को, आपके मांस को, आपके स्किन को उधेड़ सकती है चाट के। क्यों, उसके स्किन जो है, जीभ जो है, उसके ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसको पैपिले के नाम से जानते हैं। इसीलिए उनका जीभ बहुत खुरदुरा होता है और अपने शिकार को वो चाट के उसके मसल को उधेड़ देते हैं, है ना। इसीलिए आप देखा होगा कि वो अगर कोशिश करे, आपको क्या कहते हैं, टाइगर वगैरह, लायन वगैरह, तो आपको चाट के आपके स्किन को उधेड़ देंगे। इतना खुरदुरा उनका जीभ होता है, क्योंकि उनके ऊपर पैपिले होते हैं। ये हम लोग बात करेंगे अभी। तो ये स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चले आगे। आपने देखा ना, गाय भैंस होती हैं, उनका भी जो चाटती है ना, कभी आपको चाटे तो अब बहुत खुरदुरा लगेगा। वो सब क्यों है, क्योंकि उनके जीभ के ऊपर बहुत प्रोजेक्शंस होते हैं, उनको पैपिले के नाम से जाना जाता है। और ये ज्यादा डेवलप होता है कैट फैमिली परिवार के जो भी जानवर हैं। कैट फैमिली में जैसे आपका लायन है, टाइगर है, लेपर्ड है, ये सारे में बहुत ज्यादा डेवलप है पैपिले, स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं। और ये अपने शिकार को चाट के उसको, उसके मसल को उधेड़ सकते हैं, उसके स्किन को उधेड़ सकते हैं चाट के। इतना ज्यादा खुरदुरा होता है, ठीक है ना। तो ये आपको एक बेसिक चीज पता चली। और उसके बाद बात करते हैं, टंग की बात करेंगे। टंग इज हाईली मस्कुलर, ये बहुत मस्कुलर है, ग्लैंडुलर है और सेंसरी स्ट्रक्चर है।
टंग बहुत मस्कुलर है, ग्लैंडुलर है, ग्लैंड भी पाए जाते हैं, और हाईली सेंसरी स्ट्रक्चर है, सेंस भी वो करता है, एक सेंस ऑर्गन है आपका, ठीक है ना। तो इट इज हाईली मस्कुलर और ग्लैंडुलर और सेंसरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये बहुत मस्कुलर होता है, ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ग्रंथियां पाई जाती हैं, और बहुत ही ज्यादा सेंसरी स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। ये आपको पता चला। आगे चलते हैं, या समझ में आ रही है ना आपको। तो ये बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए, हाईली मस्कुलर है, ग्लैंडुलर है, और ये सेंसरी स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। उसके बाद बात करें, टंग किस चीज में आपको सहायता करता है। टंग अगर है तो वो किस चीज में आपको सहायता कर रहा है। खाना जो आप खाते हैं उसको इंजेस्ट करने में, इंजेशन में, खाना को इंजेशन में, और कहाँ हेल्प करता है, खाना को चबाने में। खाना चबाते हैं, जीभ की सहायता होती है टंग की, उसको मैस्टिकेशन बोलते हैं। खाना को टेस्ट लेने में, खाना का टेस्ट आपके जीभ के द्वारा ही मिलता है। खाना को स्वेलो करने में, निगलने में, स्पीच बोलने में भी जीभ का रोल है। आप जीभ को हिलाओ मत, जीभ को रोक दो, अब बोल के दिखाओ, आप नहीं बोल पाएंगे। तो बोलने में भी जीभ का एक रोल है। तो उसके बाद बात करें टेम्परेचर एंड टेक्सचर ऑफ फूड, तापमान किसी खाने का कितना है, टेक्सचर की कितना खुरदुरा है कोई खाना, कितना सॉफ्ट है, इसकी भी पहचान आप जीभ के ही माध्यम से करते हैं, जीभ से ही ये सारी चीजें हो पाती हैं, ठीक है ना। तो टंग हेल्प्स इन इंजेशन ऑफ फूड, टंग हेल्प्स इन इंजेशन ऑफ फूड, फूड को लेने में, ग्रहण करने में, टंग हेल्प्स इन इंजेशन ऑफ फूड। उसके बाद मैस्टिकेशन ऑफ फूड, मतलब कि चबाने में, मैस्टिकेट करते हैं, मैस्टिकेशन ऑफ फूड। उसके बाद बात करें स्वेलिंग ऑफ फूड, स्वेलो करने में, टेस्ट करने में, टेस्टिंग में, खाने के स्वाद में, स्वेलो करने में, निगलने में, खाने को निगलने में आपको सहायता करता है। ये टंग का सब रोल है, ठीक है ना। निगलने में, स्पीच में, आपके बोलने के लिए भी सहायता करता है, और टेम्परेचर एंड टेक्सचर ऑफ फूड को चेक करने में, कितना तापमान है, कितना गर्म है खाना, कितना ठंडा है, वो जीभ के द्वारा ही पता चलता है। टेम्परेचर एंड टेक्सचर ऑफ फूड, कि खाना कितना सॉफ्ट है, कितना खुरदुरा खाना है, टेक्सचर वगैरह क्या है, ये सारी चीजें जीभ से ही आपको पता चलती है, ठीक है ना। ये बेसिक चीज आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, ये जीभ का रोल है टंग का। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक चीजें। आगे अब टंग के मैं कुछ आपको फंक्शन बता देता हूं, ठीक है ना। टंग के कुछ फंक्शन और फंक्शन बता देता हूं, अभी मैंने बताया, कुछ और फंक्शन पढ़ लेते हैं। टंग के फंक्शन एक दो, आपने तो एक देख लिया कि टंग जो है हेल्प्स इन इंजेशन ऑफ फूड, मैस्टिकेशन में, मैस्टिकेशन मतलब चबा रहे हो, फूड को चबाने में भी हेल्प करता है। आप टंग को अलग अलग जगहों पे रोटेट करते रहते हो, घुमाते रहते हो मैस्टिकेशन में। टेस्टिंग ऑफ फूड, स्वेलिंग ऑफ फूड, स्पीच बोलने में, टेम्परेचर एंड टेक्सचर ऑफ फूड को चेक करने में भी हेल्प होती है। उसके बाद बात करें मैकेनिकल प्रोसेसिंग, खाना को कंप्रेस करने में, आप जीभ के माध्यम से खाना को कंप्रेस भी कर लेते हैं, जीभ को ऊपर की ओर ले जाओ, ऐसे खाना को आप लोग कंप्रेस भी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मैकेनिकल प्रोसेसिंग, मैकेनिकल प्रोसेसिंग भी करता है ये टंग आपका, मैकेनिकल प्रोसेसिंग भी करता है, मैकेनिकल प्रोसेसिंग लाइक कंप्रेशन ऑफ फूड, कंप्रेशन करता है, एब्रेजन ऑफ फूड, एब्रेजन आप जीभ से ही माध्यम से खाने को तोड़ भी लेते हैं हल्का फुल्का, है ना। एब्रेजन ऑफ फूड करता है, एंड डिस्टॉर्शन ऑफ फूड, खाने को डिस्टॉर्ट कर देते हैं आप, शेप उसका चेंज कर लेते हैं, डिस्टॉर्शन ऑफ फूड, ठीक है ना। तो ये इसका काम है, मैकेनिकल प्रोसेसिंग इसका है। उसके बाद बात करें च्यूइंग में, मैनिपुलेशन, मैनिपुलेट करता है, मैनिपुलेशन टू असिस्ट इन च्यूइंग, चबाने में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। तो दूसरा च्यूइंग में भी हेल्प है इसका, आप खाना चबा रहे हैं तो भी आपका टंग का हेल्प वहां पे मिलती है। एंड टू प्रिपेयर मटेरियल फॉर स्वेलिंग, स्वेल करने के लिए जो भी मटेरियल चाहिए, लार वगैरह सब वहीं बन रहे हैं, सलाइवा वगैरह, तो आपका मटेरियल प्रिपेयर करता है मटेरियल फॉर स्वेलिंग, स्वेलो करने के लिए, खाना निगलने के लिए भी जो मटेरियल चाहिए, लार वगैरह चाहिए, तभी तो लार खाना में मिलेगा, तब जाके वो और सॉफ्ट होगा, तब जाके आप उसको स्वेलो कर सकते हो, वो भी जीभ का ही काम है। तो मटेरियल जो भी खाना खा रहे हैं उसको प्रिपेयर करता है ताकि आप उसको स्वेलो कर पाए, उसको निगल पाए, ये हो गया। उसके बाद बात करें तो आपको पता है कि सेंसरी एनालिसिस भी है,
सेंसरी एनालिसिस, सेंस भी करता है किसी चीज को, कैसे, जैसे कि सेंसरी एनालिसिस में जैसे टच को भी फील करता है, टेम्परेचर को फील करता है, वो हो गया। उसके बाद बात करें, टेस्ट रिसेप्टर भी होते हैं, टेस्ट को भी ये पहचानता है कि खट्टा है, मीठा है, ये तो आपको पता होगा, अभी बताऊंगा भी। तो ये टच को पहचानता है, टच, सेंसरी रिसेप्टर्स टच होते हैं, टेम्परेचर को, एंड बाद में टेस्ट को भी पहचानता है, खाने के टेस्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सेंसरी एनालिसिस, कैसे सेंसरी एनालिसिस करता है, सेंसरी एनालिसिस लिख लेंगे SENSORY, सेंसरी एनालिसिस बाय टच, टेम्परेचर एंड टेस्ट, इनके माध्यम से सेंसरी एनालिसिस कर लेता है, सेंस कर लेता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और टंग आल्सो हेल्प्स, टंग आपको एक जगह और सहायता करता है, टंग आल्सो हेल्प्स एज ए ब्रश फॉर क्लीनिंग योर टीथ, ब्रश की तरह भी काम करता है ताकि आप दांत को क्लीन कर पाए। देखो खाने के बाद लोग ऐसे ऐसे दांत में लगाते रहते हैं, तो वहां पे कुछ फंसा हुआ है दांत में, तो उसको निकाल लेते हैं जीभ के माध्यम से। तो ये भी लिख सकते हैं चौथा पॉइंट में, टंग आल्सो हेल्प एज ए ब्रश की तरह काम करता है फॉर क्लीनिंग योर टीथ, आपके दांत को साफ करने के लिए। तो इसका काम ब्रश की तरह भी है, आपके दांत में कोई चीज फंसा हुआ है तो वो उसको साफ कर देगा। तो ये बेसिक फंक्शन है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। टंग मैकेनिकल प्रोसेसिंग है, खाने को कंप्रेस करता है, खाने को एब्रेजन करता है, खाने को डिस्टॉर्ट करता है, मतलब उसको खाने को कहीं ना कहीं जो भी आप खाए हो तो वो कहीं ना कहीं उसको सिंपल करने की कोशिश कर रहा है, कंप्रेस करके उसको कैसे भी चबाने में मदद कर रहा है, टेस्ट लेने में मदद कर रहा है। और आप जानते हो कि मैंने ये सारा पॉइंट लिख दिया, ब्रश की तरह भी काम कर रहा है ना, दांत को साफ करने में। ये हो गया। और बहुत सारे ग्लैंड्स, आपको पता होगा बहुत सारे बुक्स में ये नहीं है ग्लैंड्स कि टंग के ऊपर कौन सी सरफेस पे कोई ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियां होती हैं। ये पूछा तो नहीं गया कभी, लेकिन कभी अगर पूछ लिया गया कि टंग के सरफेस पे, जीभ के सरफेस पे कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। तो वेरियस ग्लैंड्स प्रेजेंट ऑन टंग सरफेस, टंग के सरफेस पे ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियां। आमतौर पे बुक्स में नहीं है, ये एनसीईआरटी में भी नहीं है। टंग के ऊपर ग्लैंड्स होती हैं, वो कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियां कौन कौन सी हैं, ठीक है ना। कभी क्वेश्चन बन गया तो आप सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। एक है नुहंस ग्लैंड, नुहंस, ये ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। नुहंस ग्लैंड ये टंग के सरफेस पे होती है, ये ग्लैंड। उसके बाद बोहिन्स ग्लैंड, दूसरा है बोहिन्स ग्लैंड, BAUHINS, बोहिन्स ग्लैंड। ये ग्रंथियां आपके टंग के सरफेस पे होती हैं, ये कभी भी क्वेश्चन बन जाएगा, ये आप दो ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका बेसिक टंग के बारे में बेसिक जानकारी, ठीक है, टंग के बारे में बेसिक जानकारी। अब ये आज हम इतना ही रखते हैं। और टंग की पैपिला जो मैंने बताया था, पैपिला जो कि स्मॉल प्रोजेक्शन होते हैं टंग के ऊपर, जो कि हाईली डेवलप होते हैं, जो आपके पास कार्निवोरस एनिमल है, टाइगर है, लायन है, उनके बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं। वो अपने शिकार को चाट के ही उनको उधेड़ देते हैं, उनके मसल को, है ना, क्योंकि उनका जो जीभ है बहुत खुरदुरा होता है, उसी को पैपिले बोलते हैं। स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं सरफेस पे, टंग के सरफेस पे, ठीक है ना, जीभ के सरफेस पे, वो हम लोग पैपिले पढ़ लेंगे। पैपिले के टाइप्स होते हैं, फिलीफॉर्म पैपिला होता है, सर्कमवैलेट पैपिला होता है, फंगीफॉर्म पैपिला होता है। ये सारे पैपिले हैं, 4 प्रकार के नॉर्मली आप पैपिले पढ़ेंगे। और भी होते हैं, बट आपको मेन यही है। तो फिलीफॉर्म है, फंगीफॉर्म है, सर्कमवैलेट है, फॉलिएट पैपिले होते हैं। ये 4 प्रकार के पैपिले हैं। इसकी बेसिक जानकारी हम लोग ले लेंगे कि जो भी स्मॉल प्रोजेक्शन आपके जीभ के ऊपर है वो कितने टाइप्स के हैं, तो 4 टाइप्स के हैं, ठीक है। वो 4 टाइप्स हम लोग पढ़ लेंगे, तो हमारा टंग के बारे में बेसिक जानकारी हो जाएगी। टंग का फंक्शन आपने देख लिया, बेसिक आपने सब कुछ देख लिया टंग के बारे में, ठीक है। और टंग की जो टेस्ट की बात है कि कहाँ स्वीट लगता है, कहाँ सोर लगता है, कहाँ बीटर लगता है, ये कहाँ साल्टी लगता है, उमामी टेस्ट क्या होता है, इसकी भी बात करेंगे। 5 प्रकार के टेस्ट हैं, आप नॉर्मली पढ़ते हो ना, स्वीट, सोर, बिटर, साल्टी। एक और टेस्ट होता है उमामी टेस्ट, उसकी भी बात करेंगे। ये टेस्ट कहाँ पाया जाएगा, ये भी बात करेंगे। मोनोसोडियम ग्लूटामेट क्या होता है, ये लिंक है उमामी टेस्ट से, इसकी भी बात आपसे करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई होगी ह्यूमन फिजियोलॉजी। आज हमारा ये पहला लेक्चर है, ऐसे हम लोग 2-3 लेक्चर में हम लोग डाइजेशन वगैरह कंप्लीट कर लेंगे, रेस्पिरेशन वगैरह बचेगा, ऐसे एक एक करके हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो अगर आपको समझ में आया है, अगर तो जरूर आप कमेंट करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे मेरे से, और मेरे क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। मैंने आपसे जो पूछा है, एक चीज मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आपके जो जीभ के ऊपर जो टेस्ट है, वो टेस्ट वो कौन सा टेस्ट है,
कौन सा टेस्ट है जो सबसे पीछे की ओर मिलता है, पीछे की ओर, सबसे पीछे की ओर मतलब कि पोस्टीरियर पार्ट में वो कौन सा टेस्ट है, साल्टी है, सोर है, कौन सा टेस्ट है, बीटर है, कौन सा टेस्ट जीभ के पीछे के पोर्शन में मिलता है। अगर पता हो तो जरूर बताएंगे कि पीछे का पोर्शन है, आगे का पोर्शन है जीभ का, एंटीरियर पोर्शन है, पोस्टीरियर पोर्शन है, वो आप लिख देंगे, ठीक है ना। बीटर टेस्ट इस पोर्शन में मिलता है, पोस्टीरियर एंटीरियर ऐसा लिख देंगे, या साइड पोर्शन में, साइड में भी ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और जरूर कमेंट करेंगे और जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, बिकॉज जिनको तैयारी कर रहे हैं उनकी हेल्प कुछ हो पाए तो ये बहुत बड़ी चीज़ होगी मेरे लिए और उनके लिए भी। और मैं इस तरीके से कवर कर रहा हूँ ताकि एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो देश के अंदर, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बायोलॉजी आती है तो आप किसी भी एग्जाम में हर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप कंफर्टेबल होंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको समझ में आई होगी, और जरूर कमेंट करेंगे यूट्यूब पे और जरूर इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इंटरेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर स्टडी, ठीक है। तो इंटरेक्शन करेंगे, सीखेंगे, हम आपसे सीखेंगे, आप मुझे बताएं, जो भी आपकी राय हो, सुझाव हो, वो मुझे जरूर बताएंगे। और कोई टॉपिक अलग से पढ़ना भी होगा तो मैं आपको उसके बारे में भी बता दूंगा, बट बायोलॉजी में मैं आपको लगभग लगभग सारे टॉपिक्स कवर करके दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद।